आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। आज हम इसके अंदर 7 बॉडीज़ को कवर करेंगे। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, अटॉर्नी जनरल, एनसीएससी और एनसीबीसी। ठीक है, एक एक करके हम सबको शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट आता है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन हमारा किस आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में है प्रोविजन इसका? आर्टिकल 324 में। ठीक है, आर्टिकल 324 में इसका प्रोविजन है। और इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश कब हुआ था? इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश हुआ था आपका 25 जैन 1950। कब हुआ था? 25 जैन 1950। जब हमारा संविधान जब लागू कब हुआ था हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950 में। उससे एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है? लोकसभा की करवाता है, राज्यसभा की करवाता है, प्रेसिडेंट की करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट की करवाता है और स्टेट लेजिस्लेचर की करवाता है। ठीक है, जो इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक। ये फैक्चुअल चीज़ है। ठीक है, तो अभी तक हमने इलेक्शन कमीशन क्या किया, क्या पढ़ा, कब स्टैब्लिश हुआ और किस किस के वो इलेक्शन करवाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इलेक्शन कमीशन का? इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। एक चीफ होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब 3 मेंबर की ये बॉडी होती है। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। इनका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है, पर इसका जो टेन्योर होता है वो 6 साल के लिए होता है या अप टू एज 65 ईयर्स तक, 65 साल तक आप रह सकते हैं। जब 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन बना था, उस टाइम ओरिजिनल एक ही इलेक्शन कमिश्नर होता था। पर आफ्टर इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड कर दिए गए। तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई यहाँ से, इस एक्ट से। इंपॉर्टेंट है, आप याद लिख सकते हैं इसमें। नाउ अब इनका जो रिमूवल प्रोसेस है वो कैसा है? इनका जो रिमूवल प्रोसेस है पूरा सुप्रीम कोर्ट जज का जैसा रिमूवल होता है वैसे ही है। आप उनका रिमूवल सुप्रीम कोर्ट की वाली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, पावर एंड फंक्शन इनकी क्या क्या है? तो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या क्या है? इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में आता है क्या कि पहले देश को कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटेंगे, फिर वहाँ के जो लोग हैं उनका एक रोल तैयार करेंगे, उनके नाम का इलेक्टोरल रोल तैयार करेंगे, फिर स्क्रूटनी करेंगे, जो जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उनके नॉमिनेशन पेपर का स्क्रूटनी करेंगे, फिर डेट्स बताएंगे कि कब इलेक्शन होगा, फिर डिक्लेयर करेंगे इलेक्शन का रिजल्ट क्या है, फिर इलेक्शन की जो एक्सपेंसेस करता है एक कोई नॉमिनी, तो उस पर फिक्स करेंगे कि भाई इतना ही आप खर्च कर सकते हो इलेक्शन में। तो ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं। ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल पावर क्या है? ये डिस्प्यूट सेटल करता है जो भी इलेक्शन में आते हैं, जो रेफर किए जाते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा। ठीक है, और इलेक्शन सिंबल पर कोई डिस्प्यूट है या रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में कोई डिस्प्यूट है, उसको ये सेटल करता है। ठीक है, एडवाइजरी क्या है कि एडवाइस प्रेसिडेंट फॉर इलेक्शन इन द स्टेट ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। जहाँ जिस भी स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है वहाँ पर ये एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि वहाँ पर अब कैसे इलेक्शन करवानी है हमको। ठीक है, तो हमने पूरा इलेक्शन कमीशन यहाँ पर कवर कर लिया है। कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा, मैंने सारे पॉइंट कवर कर रखे हैं। कब स्टैब्लिश हुआ, किस किस के इलेक्शन करवाते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, रिमूवल कैसे होता है, पावर एंड फंक्शन क्या क्या है इनकी। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट बॉडी, यूपीएससी, सबका फेवरेट। आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल तक में है? ये आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक, पार्ट 14। ठीक है, स्टैब्लिश कब हुआ? ये स्टैब्लिश हुआ अक्टूबर 1926 में। कब? अपॉइंट, जो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं इनके चेयरमैन, और बाकी के जो मेंबर्स, अदर मेंबर्स हैं, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं यूपीएससी में। जनरली 9 से 11 मेंबर्स होते हैं इसमें। ठीक है, 9 से 11 मेंबर, टेन्योर सेम 6 ईयर या अप टू एज ऑफ 65। ठीक है, अब रिमूवल क्या होता है? तो इनका रिमूवल कैसे होता है? प्रेसिडेंट कैन रिमूव, इनको 3 ग्राउंड पर रिमूव किया जाता है। या तो इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, या पेड एम्प्लॉयमेंट में किसी दूसरे में पेड एम्प्लॉयमेंट हो इनका, या इन्फर्मिटी ऑफ माइंड। ठीक है, इन 3 वजह से प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। अब अगर प्रेसिडेंट ने रिमूव कर दिया है तो वो अब इसके बाद वाला प्रोसेस क्या है? इसके बाद है ये जो मैटर होता है रिमूवल का, अब वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में है फॉर इंक्वायरी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिमूवल के प्रोसेस को सही माना, प्रेसिडेंट के रिमूवल के ऑर्डर को सही माना, तो उसकी जो एडवाइस है, जो वो कहेगा, वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर कि अब आप इसको रिमूव कर दीजिए, आपका मन नहीं बदल सकता। ठीक है, वो बाइंडिंग होगी किस पर? प्रेसिडेंट पर। अब इसमें नोट करने की क्या बात है
चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन सेंटर और स्टेट। जो एक बार यूपीएससी का चेयरमैन बन जाता है वो फर्दर एलिजिबल नहीं होता किसी भी और एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, ये इसमें हमने पूरा यूपीएससी कवर करा, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। कब इस्टेब्लिश हुआ? अक्टूबर 1996। कौन अपॉइंट करता है? टेन्योर, रिमूवल, प्रोसेस क्या है, और आगे फर्दर एलिजिबल हैं या नहीं। अब हम करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सेम चेयरमैन और मेंबर कौन अपॉइंट करता है? इसमें गवर्नर अपॉइंट करते हैं, स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करेगा, सेंटर का प्रेसिडेंट। रिमूवल रिमूव्ड बाई प्रेसिडेंट, रिमूवल इनका प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। ठीक है, प्रोसेस सेम जो था कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपहोल्ड कर दिया तो वो प्रेसिडेंट को बाइंडिंग हो जाएगा, सेम एज यूपीएससी। ठीक है, सेम एज यूपीएससी। नाउ चेयरमैन, चेयरमैन फर्दर एलिजिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट इन सेंटर एंड स्टेट, बट अगर चेयरमैन यूपीएससी में जा सकता है, अपॉइंट एलिजिबल अपॉइंटमेंट फॉर एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ठीक है, और कहीं नहीं जा सकता, बस यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या और किसी एसपीएससी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 280 पार्ट 12। तो आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा, एवरी 5th ईयर, और अर्लियर पहले भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि भाई इनके क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस को आप निर्धारित करें, डिटरमाइन करें कि कैसे क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और प्रोसेस कैसा होना चाहिए इनके सिलेक्शन का। फाइनेंस कमीशन के, फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर होते हैं। एक जो चेयरमैन है उसकी क्वालिफिकेशन क्या डिटरमाइन करी है पार्लियामेंट ने कि वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। और जो बाकी के जो 4 मेंबर्स है या तो वो जजेस हो सकते हैं हाई कोर्ट के, या नॉलेज होनी चाहिए उनको फाइनेंस अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड की। अब फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या होता है? ये डिटरमाइन करता है मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो भी टैक्स कलेक्शन होता है वो सेंटर और स्टेट में किस किस भाग में बांटा जाएगा, कितने कितने भाग में, वो डिटरमाइन करता है हमारा फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की। ये आर्टिकल कहाँ से है? आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक इंपॉर्टेंट है ये सीएजी। ये क्या है? चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। जो भी हमारा टैक्स का पैसा है उनके भाई ये गार्जियन है। ठीक है, कैसे कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ? पहली बार आइडिया ऑफ सीएजी कब आया? इनका आया फर्स्ट टाइम इन 1858 व्हेन अ सेपरेट डिपार्टमेंट विद अकाउंटेंट जनरल वाज सेट अप टू ऑडिट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, पहली बार ये आइडिया तब 1858 में आया था। फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म में 1919 में ऑडिटर जनरल को इंडिपेंडेंट कर दिया गवर्नमेंट से, कोई कंट्रोल नहीं रहा। और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में स्टेट के लिए भी बना दिया गया। ठीक है, स्टेट के लिए भी बना दिया गया अलग। ठीक है, अब सीएजी अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। रिमूवल कैसा है? सेम है सुप्रीम कोर्ट जज की तरह। इनएलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस, उसके बाद वो कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इनएलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, सैलरी पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं देती, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है इनकी सैलरी। अब सोर्स ऑफ पावर ऑफ सीएजी, तो सीएजी को पावर कहाँ से मिलती है अपनी? पहली बात, इनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, आर्टिकल 148 से 151, और सीएजी की पावर कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971 से मिलती है इनको। जो भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वहाँ से मिलती है, और रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट 2007 जो एक्ट है वहाँ से मिलती है। ठीक है, ये इनको पावर मिलती है। इनका सोर्स कहाँ पर है इनकी पावर का? फंक्शन क्या क्या है कि ये जो भी एक्सपेंडिचर होता है ऑडिट करते हैं उनको। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का कोई एक्सपेंडिचर हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट का हो या यूनियन टेरिटरी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर हो। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो या स्टेट्स का हो, या पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, इन सबको ऑडिट करते हैं। और ये किसी भी अथॉरिटी को ऑडिट कर सकते हैं अगर उनको प्रेसिडेंट या गवर्नर रिक्वेस्ट करें। ठीक है, ये किसी भी अथॉरिटी ऑडिट कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर इन्हें रिक्वेस्ट करें। और ये एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को रिलेटेड टू अकाउंट्स कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं। अगर सेंटर की रिपोर्ट है तो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, अगर स्टेट की रिपोर्ट है तो वो गवर्नर को सबमिट करेंगे। ये प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट को प्लेस करते हैं। ठीक है, फिर ये जो रिपोर्ट आती है इसको पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी एग्जामिन करती है इन रिपोर्ट्स को। ठीक है, गवर्नर अपनी स्टेट की पार्लियामेंट में प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया क्या?
CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका आर्टिकल किस आर्टिकल में मेंशन है? ये आर्टिकल 76 में। तो ये क्या है? पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं ये भाई। राज्यसभा में बैठ सकते हैं, लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, और राइट टू स्पीच भी है। बस इनको ये वोट नहीं कर सकते वहाँ पर, ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। जो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट के एडवाइस पे। और ये वो पर्सन है जो क्वालिफाई होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। हमने सुप्रीम कोर्ट की वीडियो में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नॉट बाई बर्थ, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए ओनली, है ना, और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट ऑन द ओपिनियन, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, और जज ऑफ हाई कोर्ट प्लस 5 ईयर्स, और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, ये तो क्वालिफिकेशन थी सुप्रीम कोर्ट के जज की, और यही इस पर्सन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस कोई फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा कैसे रिमूव करना है। ये प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे इन्हें ऑफिस से निकाल सकते हैं। ठीक है, इनका ड्यूटीज़ और फंक्शन क्या है, क्या क्या है? ये एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन लीगल मैटर्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपीयर होते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जब भी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करते हैं उनको। ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 143 में भी लिखा हुआ है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। और राइट्स एंड लिमिटेशन क्या क्या है इनकी, कि मैंने बताया था कि राइट टू स्पीक बोल सकते हैं, किसी भी प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, बोथ द हाउस और जॉइंट सिटिंग, एंड किसी भी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में पार्ट ले सकते हैं, बट विदाउट राइट टू वोट की नहीं है इनको, वो सिलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ये नहीं है कि बस इनको अब अगर अटॉर्नी जनरल बन गए हैं तो ये अपना कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको रोका नहीं जाता। और जो करस्पॉन्डिंग ऑफिसर्स होते हैं स्टेट में, उनको एडवोकेट जनरल कहते हैं। उनका आर्टिकल 165 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो हमने ये पूरा पढ़ा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। इंपॉर्टेंट है ये। तो आर्टिकल 388 और आर्टिकल 388A में इन दोनों का मेंशन है। पहले ये कमीशन एक ही हुआ करते थे, बट आफ्टर दी तो पहले ये कमीशन एक ही हुआ करते थे, बट 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद इनको बाइफर्केट कर दिया गया NCSC और NCST में। ये बने कैसे थे? इनको 65th अमेंडमेंट एक्ट के 1990 के द्वारा बनाया गया था। तब बनाया गया था NCSC एंड ST। ठीक है, एक ही कमीशन हुआ करता था। कंपोजिशन दोनों की सेम है, क्या मैं NCSC का नाम ले रहा हूँ, सेम NCST। ठीक है, हर जगह NCST कर सकते हैं आप। चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और 3 मेंबर होते हैं। तो 5 मेंबर कमेटी है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इनका टेन्योर भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। NCSC क्या करता है? रिपोर्ट, सेंटर की रिपोर्ट है तो प्रेसिडेंट को देगा, वो पार्लियामेंट में प्लेस करेंगे। स्टेट की है, गवर्नर को देगा, वो अपनी स्टेट पार्लियामेंट में प्लेस करेंगे रिपोर्ट को। NCSC के पास सारी पावर होती हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं किसी केस को इंक्वायरी करने के लिए। तो ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी हुआ। कैसी जुडिशियल बॉडी? क्वासी जुडिशियल बॉडी। और सेंटर और स्टेट कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्ट करना पड़ता है अगर कोई भी मैटर या कोई भी पॉलिसी बना रही है जो अफेक्ट करेगी SC STs को, तो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा NCSC और NCSS। ठीक है, ST को। अब हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये किस आर्टिकल मेंशन है? आर्टिकल 338B में। आर्टिकल 338 में NCSC का है, एंड आर्टिकल 338 में NCST का है, और आर्टिकल 338B में NCBC का है। तो ये 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। पहले ये था स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो पहले तो कुछ कमीशन भी बने थे जिन्होंने रिकमेंडेशन भी दिया था कि आप NCBC बनाएं। कौन कौन से कमीशंस थे वो? काका केलकर 1915 और BP मंडल कमीशन 1970। ठीक है, बट इन इंदिरा स्वामी केस 1992 सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि आप एक परमानेंट बॉडी बनाइए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो देख सकें कि इनके बेनिफिट के लिए काम या पॉलिसीज आपको रिकमेंड कर सकें। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने फिर एक एक्ट बनाया
एनसीबीसी एक्ट 1993 एंड फिर उसके द्वारा एनसीबीसी बना दिया गया, जो स्टैट्यूटरी बॉडी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी जो लॉ से बनती है, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या है, सेम एज एनसीएससी। कंपोजिशन में क्या क्या था, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है और 3 मेंबर हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने सारा कवर कर लिया।